चलिए बेटा, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी, जय भारत, राधा स्वामी। स्वागत है आपका। नहीं सर, आपका स्वागत है, मतलब मैं आपका नहीं स्वागत करूंगा, आज आप मेरा स्वागत करो क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद आया हूं, है ना। सर ऐसा क्या हो गया था बेटा, मेरे को कोल्ड हो गया था, मेरे को फीवर हो गया था और मेरे को वो हो गया था। सर वो हो गया था मतलब हाँ, आप सही समझ रहे हो, जो इस मौसम में हो जाता है, जो इस उम्र में हो जाता है। सर सच्ची आपको भी वो हो गया था? कुछ उल्टा फुल्टा नहीं सोचना, मेरे को कोल्ड हो गया था, ठीक है। नालायक, आपका दिमाग बहुत दूर दूर तक चले जाता है, जैसे हमारे कैमरामैन जी पाठक साहब बैठे हैं, ठीक है ना। इन्होंने आज बड़ी शिद्दत से करीब करीब मेरे को बोला कि करीब 10 दिन बाद आज हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। यानी आज बड़े दिनों बाद हमने इनको काम पे लगाया है, ठीक है जी। चलिए, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, चलिए जी। चैप्टर देखो, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट हमारी हो गई, ठीक है जी। नेशनल इनकम यूनिट होगी। अब ये एडी यूनिट, एडी वाली जो यूनिट है, 3 चैप्टर्स हैं इसमें, इंटरलिंक्ड है सब कुछ तीनों चैप्टर्स में, और जो है मैं बोलूं तो बड़ा प्रैक्टिकल लिंक्ड, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं। यही रीजन है मैं पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को पैकअप कर रहा हूं, क्योंकि मैक्रो में आपको रट्टा इतना लगाने की जरूरत नहीं है। मैक्रो में आप लॉजिक समझोगे तो आपको चीजें आपके साथ बनती चली जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन इंडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं रट्टा लगाने की जरूरत होती है, तो जो है यही रीजन है कि मैक्रो को पहले हम पैचअप करेंगे, क्योंकि रट्टा तो बड़ी इजीली लग जाता है ना। चलिए, अब मैं हिंदी भी बोलना भूल गया। जैसे मैं पहले फ्लो में हिंदी बोलता था, बड़े भारी भरकम शब्द बोल लेता था, अब कुछ 10-12 दिन में मैं वो भूल गया। दोबारा से जो है हम वापस लाइन पे आएंगे। चलिए जी, टाइम नहीं खराब करेंगे। चैप्टर का नाम एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स, या फिर एडी एंड इट्स कंपोनेंट। अच्छा, +1 में हमने डिमांड पढ़ी थी, है ना। डिमांड क्या थी सर? डिमांड वो थी जो एक कंज्यूमर अलग अलग प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी होता है। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, वो माइक्रो थी। अब मैक्रो में पूरे देश की डिमांड पढ़ेंगे हम, यानी कि पूरे देश के कंज्यूमर पूरे देश की मार्केट में से जो चीजें खरीदने को तैयार होंगे, ठीक है जी। चलिए, प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली क्या है, पहले थोड़ा सा ज्ञान झाड़ेंगे। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, देश है सर। अच्छा, अब देश में अलग अलग चीजें बनी है, ठीक है जी। ये स्टार बन रहा है, ये ट्रायंगल बना है, ये सर्कल बना है, ये रेक्टेंगल है, ये अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, देश में जो ये जो लोग हैं, ये इन चीजों को खरीदना चाहेंगे, बिल्कुल, बस यही डिमांड है। यानी कि ये जो लोग, ये जो बंदे हैं, देश पे बनी हुई चीजों पे कितना खर्चा करना चाहते हैं, यानी कि प्लान टू इनकर, यानी कि एक साल में एक देश में जो बंदे रहते हैं वो देश पे बनी हुई चीजों पे कितना पैसा खर्च करना चाहते हैं, यानी कि ये बंदे ये देश पे बनी हुई चीजों पे कितना पैसा खर्चना चाहते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। डेफिनेशन पढ़ेंगे। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट पीपल प्लान टू इनकर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि एक तो देश में बनी हुई चीजों के बारे में बात करेंगे और दूसरी बात करेंगे एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है जी। चलिए, सिंपल सी डेफिनेशन। अगर रट्टा नहीं लगाएंगे आप, इस पिक्चर को, इस सीन को अपने दिमाग में याद रखेंगे कि ये जो 4 बंदे हैं, जो भी बंदे हैं देश पे बनी हुई चीजों को पर जो खर्च रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम एग्रीगेट डिमांड बोल देते हैं। अच्छा, आगे आ जाइए, कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, कंपोनेंट्स यानी अब इनमें क्या क्या हो सकता है। ये जो चीजें हैं, या ये जो चीजें बनी हुई हैं, या जो खरीदने वाले बंदे हैं, ये किस किस चीजों की डिमांड कर सकते हैं। देखिए, पहले 2 तरीके की इकोनॉमी बताई गई, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। लिंक करूंगा इसमें, इसको मैं इस टॉपिक के एंड को मैं एक आपको जो पिछली वीडियो में टॉपिक करवाया हुआ है, ठीक है, लिंक करके आपको बताऊंगा, क्योंकि जब लिंक करके बंदा चीजें पढ़ता है तो कभी भी नहीं भूलता। चलिए, क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। कहते एक देश है क्लोज्ड, यानी कि इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कोई लेना देनी, दूसरा देश है ओपन, ठीक है जी। अच्छा, पहले क्लोज्ड इकोनॉमी में कंपोनेंट्स पढ़ लेंगे। इसमें आगे 2 सेक्टर्स है या 3 सेक्टर्स है, ठीक है जी। 2 सेक्टर इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जिसमें सिर्फ C और I, यानी कि कंज्यूमर या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर या हाउस होल्ड या फिर इन्वेस्टर रहता है। सर ये क्या बना दिया आपने, चलो
यानी कि पहला कंपोनेंट आ गया जी सी, दूसरा आ गया जी आई यानी कि इन्वेस्टमेंट। देखिए सो क्लोज्ड इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में क्या आएगा, सी और आई। एग्जाम्पल सपोज कीजिए ऐसा देश जिसमें सिर्फ खरीदने वाले हैं, मतलब दो तरह के खरीदने वाले हैं, एक जो अपने घर के लिए ब्रेड बटर खरीदेंगे और दूसरा अपनी फैक्ट्री के लिए। सर और तीसरा कौन सा होता है बेटा? तीसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो भी तो हो सकता है। या मैं बात करूं गवर्नमेंट भी तो कुछ खरीदने आ सकती है, वो यहां पे नहीं है, ठीक है ना। क्लोज्ड इकोनॉमी है और टू सेक्टर है, और इसमें क्या आएगा, सिर्फ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। पढ़ेंगे दोबारा। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, बटर। ये सी वाले आगे बंदे। आई आ गए जी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इट इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स समझते हो, मशीनरी वगैरह। इट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, इट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट एंड रिस्क। कहते हैं देश में कितना प्रॉफिट है, कितना रिस्क है, उस पर डिपेंडेंट होती है क्या, उस पर डिपेंडेंट होता है हमारा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। चलिए थ्री सेक्टर आ गया जी। थ्री सेक्टर में से पहले दो यही है, तीसरा आ गया जी गवर्नमेंट। सपोज कीजिए ऐसा देश जहां पे ब्रेड बटर खरीद रहे हैं कंज्यूमर्स, फैक्ट्री के लिए प्रोड्यूसर खरीद रहे हैं, और हमारी सरकारी लाल बत्ती वाली गाड़ी भी है जो वो सड़कें बनाने के लिए मटेरियल इकट्ठा कर रही है। सो वो क्या है, वो हो जाएगी हमारी थ्री सेक्टर इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी के केस में। ठीक है जी। सो क्लोज्ड इकोनॉमी थ्री सेक्टर में पहले दो सेम है। तीसरा आ गया जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कैन इट मीन्स द गवर्नमेंट डिमांड फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज डिपेंडेंट अपॉन सोशल वेलफेयर। ठीक है जी। एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परचेज ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। बड़ी सरल भाषा में और एग्जांपल के साथ करेंगे, कोई इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। चौथा आ गया जी एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट इंपोर्ट। चलिए अब आ गई ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिंक भी है। सो जिसका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिंक भी होगा तो उसके पहले तीन कंपोनेंट्स तो वही है ना, सी प्लस आई प्लस सी, है ना। चौथा कंपोनेंट आ गया जी, वो आ गया एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट। चलिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ अ कंट्री। इट इज ऑल्सो नोन एज नेट एक्सपोर्ट। इट इज डिपेंडेंट अपॉन फॉरेन एक्सचेंज, प्राइसेस, टैक्सेस एक्सेट्रा। ठीक है ना। बड़ी सरल सी बात है कि इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस बातों पे डिपेंडेंट है, क्या दूसरी करेंसी का रेट है, क्या दूसरी करेंसी हमारे पर टैक्स लगाती है, और क्या वो उसके कैसे लॉज है। ठीक है ना, वही चीज है। अच्छा, सो ये थे हमारे कंपोनेंट्स। कुछ नहीं, अगर आपको रिवाइज भी करना होता है ना तो फटाफट ऐसा चार्ट एक बार देख लिया करो, और चार्ट में से आपको काफी हद तक चीजें पहली बार में क्लियर हो जाती है। ठीक है ना। कंपोनेंट्स, क्लोज्ड, ओपन, क्लोज टू सेक्टर, थ्री सेक्टर एंड ऑल दैट। चलिए टाइम नहीं खराब करेंगे, अगला टॉपिक आ गया जी हमारा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी? बड़ी सरल सी भाषा, इन्वेस्टमेंट होता है परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स या फाइनेंशियल एसेट्स टू अर्न इनकम, है ना। मैं कुछ फाइनेंशियल एसेट्स खरीदता हूं कुछ प्रॉफिट और इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है जी, बड़ी सरल सी भाषा है इन्वेस्टमेंट की। सो अब इन्वेस्टमेंट दो टाइप्स की बताई हुई है। एक आ गई ऑटोनोमस। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहती है ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये समाज की भलाई है। यानी कि इट इज दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट से इंडिपेंडेंट चलेगी। ये प्रॉफिट जो मर्जी हो, बाहू भैया ही बोलते हैं, क्या होता है बाहू भैया, जो भी होता है, प्रॉफिट जो मर्जी हो, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ही करेंगे। एग्जाम्पल अब कोरोना की वैक्सीन बताइए, क्या सरकार को इसमें कोई प्रॉफिट मिलता था? नहीं, बट सरकार को लगानी पड़ी। ऐसे मैं कहूं कोई गांव है, गांव में गांव की सड़क नहीं बनी हुई, वो वहां गांव के लोग बहुत गरीब हैं, तो क्या सरकार वहां पे सड़क नहीं बनाएगी? क्यों नहीं बनाएगी? कि यहाँ पे कौन सा टोल टैक्स इकट्ठा होना? नहीं बेटा, वहां पे बनाएगी, है ना। सो वो क्या होगी? वो होगी एग्जांपल ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का। यानी वो सारे खर्चे जो सरकार को करने पड़ते हैं विदाउट मोटिव ऑफ प्रॉफिट, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। और एग्जांपल ले लीजिए, कोई बंदूक खरीदी सरकार ने, तो क्या वो ये सोच के खरीदती है इस बंदूक से बंदे मारेंगे और उनसे पैसे कमा के लाएंगे, या कहीं पे कब्जा लेंगे जाके? नहीं, यही बात है। सो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इट इज दैट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच हैज इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इज जनरली मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ सोशल वेलफेयर, एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ठीक है जी। चलिए, अच्छा अब इसका डायग्राम बड़ा सिंपल है। इनकम जितनी मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट उतनी ही रहेगी। ठीक है ना। सो डायग्राम हम कैसे बनाएंगे? डायग्राम हम वही वाले बढ़िया वाले स्केल से बनाएंगे। चलिए, ओए ओए ओए, ठीक है जी। सो ऐसा बनेगा इसका डायग्राम। ये ओ, ये वाई, ये एक्स। ठीक है। इनकम जितनी मर्जी हो,
हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो कांस्टेंट ही रहेगी, यानी कि आई। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे जी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल ऑफ प्रॉफिट। ठीक है जी, चलिए बड़ी सरल सी बात है। दूसरी आ गई हमारी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट मतलब इंड्यूस, मैं आपको इंड्यूस करूं इन्वेस्ट करने के लिए। मेरे को क्या इंड्यूस करेगा, मेरे को पैसा, मेरे को प्रॉफिट, यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो कि डायरेक्टली मोटिवेटेड विद प्रॉफिट। एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टिंग इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट, है ना। सो ऑटोनोमस कौन सी थी, ऑटोनोमस थी इंडिपेंडेंट लेवल ऑफ प्रॉफिट, लेकिन इंड्यूस्ड है जो है वो डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिट। यानी एग्जांपल लगाएंगे, एग्जांपल अब सरकार जो है, सरकार होटल क्यों खोलेगी, 5 स्टार होटल खोलती है सरकार, क्या उसमें कोई समाज भलाई है? मेरे को एक बात बताइए, क्या इसमें कोई समाज भलाई का ऑब्जेक्टिव है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डिपेंडेंट अपॉन प्रॉफिट। सरकार ने एयरपोर्ट के नजदीक में कोई होटल खोला, तो क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसका, प्रॉफिट, है ना। जितना ज्यादा प्रॉफिट मिली जाएगा उतने होटल सरकार खोलती जाएगी। सो इसका डायग्राम बनेगा जी ऐसे, यहाँ पे इनकम और यहाँ पे जो है हमारी इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। चलिए आगे आगे आ गया जी हमारा एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई, सर सप्लाई नहीं लिखा ये तो सप्लाई है, नहीं बेटा सप्लाई है। अच्छा सप्लाई है, ठीक है जी। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब, अच्छा डिमांड क्या थी, जो हम खरीदते थे या खरीदना चाहते थे, है ना। सप्लाई क्या है, जो बाजार में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में एक देश में जो चीजें बनती हैं उनकी मार्केट वैल्यू को क्या बोला जाएगा, उनकी मार्केट वैल्यू को बोला जाएगा जी सप्लाई। 2 कंपोनेंट्स बताए गए इसके, C+S, आगे जाके चर्चा करेंगे। अच्छा एक बात मैं भूल गया, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लिंक करके बताऊंगा। अच्छा अब मेरे को एक्सपेंडिचर मेथड बताइए नेशनल इनकम का, अगर आपको याद हो। ये सर कहां से ले रहे, बिल्कुल याद रखना चाहिए। उसमें हमने क्या बताया था, PGI नहीं जाना या PGI-N, है ना। तो PGI का मतलब क्या था, ये था प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी कि ये पहले वाला C वाला, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ये वाला, I ये वाला, X-M यानी कि नेट एक्सपोर्ट। ठीक है ना। सो वो मेथड यहीं से आया है, या बोल दीजिए ये टॉपिक वहां से आया है। चीजें लिंक्ड है, कंपोनेंट्स AD के बड़े क्लियर है। उससे भी हम GDP देश की कैलकुलेट करते थे, इससे भी देश की डिमांड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए वापिस आइए। हाँ, सो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक साल में एक देश के अंदर जो चीजें बनती हैं उनकी मार्केट वैल्यू को क्या बोलेंगे हम, उनकी मार्केट वैल्यू को बोलेंगे हम एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है जी। डायग्राम देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे। अच्छा डायग्राम से पहले शेड्यूल देखेंगे बेटा, शेड्यूल बहुत जरूरी है। ये एक बात याद रखना, शेड्यूल के माध्यम से आधी चीजें आपको बिना डायग्राम के क्लियर हो जाएंगी, बिना देखने से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डायग्राम के लिए स्पेस नहीं छोड़ी। चलिए बड़ा सरल सा डायग्राम बनेगा इसका, 45 डिग्री का डायग्राम बनेगा ऐसे करके, ये सप्लाई का आपका। ठीक है जी, 45 डिग्री की लाइन बनानी है आपने, इसको हम एग्रीगेट सप्लाई बोल देंगे। ठीक है जी। इस शेड्यूल के माध्यम से बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगी। शेड्यूल पढ़ लेते हैं पहले इसीलिए। अच्छा देखिए इनकम, शेड्यूल को जूम इन करेंगे, जूम आउट सॉरी। इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। आप भी 0 से कमाने लगे होगे, सर अब तो अभी भी नहीं कमाते। बेटा मैं भी 0 से कमाता था, बिल्कुल। जब मैं पहले कुछ भी नहीं कमाता था तो मैं कुछ भी नहीं खाता था, है ना। नहीं सर आप कुछ भी नहीं खाता, मारो कान पे एक टका के, क्या मैं कुछ नहीं खाता था, खाता था, है ना। सो जब इनकम 0 होगी कभी बेटा कंजप्शन नहीं 0 होगी, ये बात याद रखना। इनकम चाहे 0 हो जाए, कंजप्शन 0 नहीं होगी। तो जब मैं कुछ कमाता नहीं था तो मैं खाता, तो मैं कहां से खाता था सर, मांग के खाता था। मांग के कहां से, किससे मांगता था, अपने पेरेंट्स से मांगता था। तो मैं क्या बोल दूंगा, जो मेरी सेविंग थी नेगेटिव थी। नेगेटिव सेविंग मतलब लोन। मेरी बात समझ रहे हो ना। सो व्हेन इनकम इज इक्वल्स टू 0, कंजप्शन कांट बी 0, बट सेविंग इज नेगेटिव ड्यू टू बोरिंग या फिर लोन इफेक्ट, है ना। मेरी नेगेटिव सेविंग होगी, मतलब मैं पैसा सेव नहीं कर रहा, मैं किसी से उधारा ले रहा हूं। चलिए इसे हम बोलेंगे ऑटोनोमस कंजप्शन, ये बात याद रख लेना, ऑटोनोमस कंजप्शन। इसे मैं बोलूंगा जी ऑटोनोमस सेविंग, इसे बोलूंगा जी C बार, इसे बोलूंगा S बार। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं सर। देखो मैंने क्या बोला है कि जब मेरी इनकम नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, तो मैं कुछ ना कुछ तो खाऊंगा ना। तो जो मैं कुछ ना कुछ वो खा रहा हूं 0 इनकम पे, वो क्या है, वो मेरी कंजप्शन है, ऑटोनोमस कंजप्शन है। यानी C बार को इससे डिनोट करेंगे, और ऐसे ही जो उसके करस्पॉन्ड जो सेविंग निकलेगी उसको S बार से डिनोट करेंगे। अच्छा इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट सरकार वाली इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट।
ठीक है जी, इनकम जितनी मर्जी हो, इन्वेस्टमेंट सरकार की उतनी ही रहेगी, है ना। आगे आ गया जी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई, सी प्लस आई। चलिए इन दोनों को जोड़ के ही बन गई एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है ना। ये चीज है, ये स्केड्यूल आपको हर हाल में पहली बार में ही आपको अपने दिमाग में फिट करना है, तो जो चीजें आपको ज्यादा इफेक्टिवली आप समझ पाओगे, ठीक है जी। चलिए सो ज्यादा नहीं टाइम खराब करेंगे, आगे चलिए। आगे आ गया जी हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है जी। चलिए 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 जी, बिल्कुल। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोपेंसिटी शब्द का मतलब होता है, शब्द का मतलब होता है जी चाहत। वो आपको तो मैंने पंजाबी में लिख दिया है ना, इंग्लिश में लिखेंगे, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखेंगे चाहत। चाहत सर, चाहत तो बहुत है, कुछ नहीं बहुत है। चाहत टू कंज्यूम, कंज्यूम करने की चाहत, समझ रहे हो ना। हाँ, सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब चाहत टू कंज्यूम। अच्छा सर, ये क्या बोलते जा रहे हो, चाहत चाहत? देखो मेरे एक बात सुनो, मेरे को एक बात बताओ, आपकी जेब में जितने पैसे, आपका एक दोस्त ऐसा भी होता है जिसकी जेब में बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, 2000 रुपया होता है, और वो उसकी कंज्यूम करने की चाहत नहीं होती, वो 10 20 50 100 रुपए से आगे नहीं जाता, है ना। सो मैं बोल दूंगा इसकी चाहत टू कंज्यूम कम है, इसकी चाहत टू कंज्यूम कम है ना, कि कंज्यूम नहीं करना चाहता। चलिए अच्छा, केस वन, दूसरा केस लेते हैं। एक दोस्त होता है जिसकी जेब में 2000 रुपया, जिसकी जेब में 200 रुपया होगा, और वो कहेगा कुछ भी दे दो मैं खरीद लूंगा। वो तो ऐसे कहेगा जैसे वो आपका शहर ही खरीद सकता है, वो कभी मना नहीं करेगा चलो मैकडी चलते हैं, चलो डोमिनोज चलते हैं ना। तो उसकी चाहत टू कंज्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब 200 है और 200 ही खर्चना चाहता है। क्या मैं बोल सकता हूँ चाहत टू कंज्यूम? बस यही है चाहत टू कंज्यूम। चाहत टू कंज्यूम दो तरीके की होती है, एवरेज और मार्जिनल। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि आपकी कंजप्शन डिवाइडेड बाय आपकी इनकम, कंजप्शन डिवाइडेड बाय आपकी इनकम, ठीक है ना। सो एपीसी का मतलब क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड इनकम। इट डिपेंड्स अपॉन द स्पेंडिंग कैपेबिलिटी एंड डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम होता है आफ्टर टैक्स इनकम, कुछ नहीं है, आप सीधा इनकम छोड़िए। इट इज कैलकुलेटेड एज सी ओवर वाई, यानी कि जो आपका दोस्त ज्यादा खर्चना चाह रहा है उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगी, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे कैलकुलेट होगी? सी अपॉन वाई, ठीक है जी। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा, इसका आंसर आ गया जी हमारा 0.1 और इसका आ गया जी 1, ठीक है जी। अच्छा, इफ द इनकम इज 500 एंड कंजप्शन इज 200, द एपीसी विल बी 0.4। इट आल्सो इंप्लाइज दैट इफ वाई इज ₹1, व्हाट विल बी द कंजप्शन। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, बट इससे लॉजिक क्लियर हो जाएगा। इंप्लाई क्या करती है बेटा? ये इंप्लाई ये बात करती है कि अगर आपकी जेब में 1 रुपया हो तो आपके उसमें से कितना पैसा खर्चना चाहोगे? सर मतलब देखिए, अब 500 रुपया था, 200 खर्चना चाह रहा है। अगर 1 रुपया होता, सॉरी 500 रुपया था, 200 खर्चना चाह रहा है, एपीसी आ गई 0.4। बेटा ये एपीसी नहीं है, ये है 1 रुपए में से कितना पैसा वो खर्चना चाह रहा है। सर मतलब दूसरा एग्जांपल लीजिए, अब 2000 रुपया आपकी इनकम है, उसमें से आप 100 रुपए खर्चना चाह रहे हो, ठीक है। एपीसी कितनी आ गई? 0.1। ये एपीसी नहीं है, कहते हैं अगर उसके पास 1 रुपया होता तो वो कितने पैसे खर्चना चाहता है, ये वो चीज है। एपीसी तो इसको नाम दे दिया गया। अच्छा ये बात देखिए, अब इसके पास 200 था, 200 खर्चना चाह रहा है ना। अगर 1 रुपया होता तो 1 खर्चना चाह रहा है, वही आपकी एपीसी आ गई। सो मेरी बात समझ रहे हो? अगर नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं है, कोई जैसे बोलते हैं कोई गड्ढा नहीं खड़ा होता, वो चीज है। चलिए, सो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? रेशियो ऑफ चेंज, सॉरी रेशियो ऑफ कंजप्शन एंड रेशियो ऑफ इनकम। फॉर्मूला है जी सी ओवर वाई, ठीक है जी। फॉर्मूला है सी ओवर वाई, और इसकी इंप्लीकेशन है कि 1 रुपए से आप कितने पैसे खर्चने के लिए तैयार हो। आगे आ जाइए जी, आगे आ जाइए हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। ये आप लाइन पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ लेंगे। चलिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल मतलब एडिशनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अच्छा, इसका मतलब क्या है? सपोज कीजिए मेरे पास 100 रुपए थे, मेरी इनकम थी 100 रुपया, ठीक है जी। उसमें से मैं 50 रुपए स्पेंड करने के लिए, खर्चने के लिए तैयार था, और 50 रुपए जो थे मैं सेव कर लेता था, ठीक है जी। ओके, सो अब क्या है? अब मेरे पास 200 रुपए और आए, यानी कि 200 रुपए और आए, यानी मेरी इनकम कितनी होगी? 300 होगी। अब इसमें से मैं जो 200 रुपए एक्स्ट्रा मेरे पास आए हैं, उसमें से मैं सपोज कीजिए 100 रुपया खर्चना चाह रहा हूं, या बोल दीजिए 70 रुपया खर्चना चाह रहा हूं,
या बोल दीजिए 50 रुपए खर्चना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। सो मेरी इनकम कितने से चेंज हुई, 200 रुपए से। अच्छा, मेरी कंजप्शन जो है 100 रुपए, सॉरी 50 रुपए से चेंज होगी। मतलब जो एडिशनल मेरे को 200 रुपए किसी बच्चे ने फीस दी, उसमें से 50 रुपए मैंने खा लिए, और जो बचाए कितने बचाए मैंने, 150, ठीक है जी। अच्छा, अब मेरे को बात बताइए, चेंज इन वाई कितना हुआ, 200। चेंज इन सी कितना हुआ, 50। एमपीसी क्या होता है बेटा, एमपीसी होता है कि अगर आपकी जेब में 1 रुपया एक्स्ट्रा आ जाए, बड़े ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपकी जेब में से आपकी जेब में 1 रुपया एक्स्ट्रा आए, उसमें से कितने पैसे आप खाओगे, उसमें से कितने पैसे आप कंज्यूम करोगे, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेंज इन एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। सो चेंज इन सी कितना है, 50, चेंज इन वाई कितना, 200, 1/4 यानी कि 0.25। साफ साफ लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे, साफ 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 लिखेंगे। ये देखिए, एमपीसी है जी हमारा चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। चेंज इन सी हो गया जी 50, चेंज इन वाई हो गया 200, यानी कि 1/4 यानी कि 0.25। मतलब अगर मेरे पास 1 रुपया ज्यादा आता तो मैं उससे 25 पैसे कंज्यूम कर लेता, ठीक है ना। अब देखिए 200 रुपया आया, 50 रुपए कंज्यूम कर रहा हूं, 100 आता 25 कंज्यूम करता, 1 आता 25 पैसे कंज्यूम करता। ये इंप्लीकेशन है एमपीसी की। प्रैक्टिकली आपको नहीं, आपको इंप्लीकेशन वगैरह से इन चीजों का झंझट नहीं लेना, चुपचाप फॉर्मूला याद करो और पेपर में लिख के आओ, कोई आपसे लॉजिक वॉजिक पूछने वाला नहीं है। चलिए देख लेते हैं। इट इज अ रेशियो ऑफ चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई। चेंज इन इनकम एंड चेंज इन कंजप्शन की रेशियो है। इन अदर वर्ड्स इट शोज द इंक्रीज इन इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन कंजप्शन। ओ सॉरी, यहाँ पे लिखेंगे हम इंक्रीज इन कंजप्शन ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, यानी इनकम के बढ़ने से कंजप्शन कितनी बढ़ती है वो बताता है। इट इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन सी ओवर चेंज इन वाई। एग्जांपल, इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस फ्रॉम 500 तो 600 एंड कंजप्शन इंक्रीजेस फ्रॉम 200 तो 300, एमपीसी विल बी 100/100। कहते 500 से 600 होगी इनकम, यानी चेंज इन वाई कितना हो गया जी हमारा 100, और जो कंजप्शन है हमारी वो भी 100 से चेंज होगी, है ना। तो 100/100 1, ठीक है। इट इंप्लाइज इफ द इनकम इंक्रीजेस बाय 1 व्हाट विल बी द इंक्रीज इन कंजप्शन, ठीक है जी। ये बात लिखी हुई है। एंड आंसरिंग द वही बात लिखी हुई है। कहते सिंस जो है 100 का 100 वो खा गया, इसके लिए एमपीसी जो है 1 होगी। चलिए आगे आइए, आगे आ गया हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि चाहत टू बचाना, बचाने की चाहत, चाहत टू सेव या बचाने की चाहत। अच्छा, अब एक बात बताइए मेरे को, वो जो आपका दोस्त था जिसको खाने की चाहत कम थी, जो 2000 रुपए से सिर्फ 100 रुपया खाने के लिए रेडी होता था, उसकी बचाने की चाहत भी कम होगी कि ज्यादा होगी? सर बिल्कुल कम होगी। कम क्यों होगी? नहीं सर ज्यादा होगी। बिल्कुल सही बात है, ज्यादा होगी, है ना। अब मेरे को बताइए, उसके पास 2000 रुपए थे, अगर वो 100 रुपया उसमें से खाता था, यानी सी बचाता कितना होगा? 1900। तो मैं क्या बोल दूंगा इसे? एस। 1900 हो गया मेरा एस और 2000 हो गया मेरा वाई, है ना। अच्छा, जो दूसरा दोस्त था वो जो 200 का 200 ही खा जाता था, वो बचाता 0 होगा, और जो खाता होगा, सॉरी जो उसकी इनकम थी वो पूरी 200 थी, है ना। चलिए, सो मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी ज्यादा एपीसी, अब मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे, कैमरामैन जी बोलेंगे, जितनी ज्यादा एपीसी उतनी कम एपीएस। बिल्कुल सही बात है ना। यहाँ पे एपीसी ज्यादा थी, इस बंदे की एपीसी ज्यादा थी, है ना। इसकी एपीएस देखिए कितनी होगी, एपीएस मतलब एस ओवर वाई। इसकी एस सेविंग तो कुछ है ही नहीं, 0.200 आंसर आ गया जी 0। यानी जितनी ज्यादा एपीसी उतनी कम एपीएस, ठीक है। अच्छा ना, तो दोबारा देखेंगे। अच्छा, इसमें देखिए, अब एपीसी इसकी 0.1 है ना। जितनी कम एपीसी उतनी ज्यादा एपीएस, ये भी तो बात होगी, है ना। अब इसकी क्या है? इसकी एपीसी 0.1 है, इसकी एपीएस क्या होगी? एपीएस क्या होगी सर? एपीएस होता है एस ओवर वाई, है ना। सेविंग अपॉन इनकम, ये आ गई जी हमारी 0.9 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक मिनट, मेरे को लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी। 100/2000, यहाँ पे बेटा 0.05 था, बट एनी हाउ समझने के लिए चीजों को 0.05 था, कोई बात नहीं, ठीक है जी। चलिए
यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया 0.95, यानी कि जितनी ज्यादा एपीसी उतनी कम एपीएस एंड वाइस वर्सा। ठीक है जी। सो एपीएस मतलब मार्जिनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव करने की चाहत। जितना ज्यादा हम जितना हम ज्यादा खाएंगे उतना कम बचाएंगे, यानी जितनी ज्यादा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगी उतनी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कम होगी। ठीक है जी। पढ़ेंगे it is a ratio of saving and income. It depends upon the spending capability and disposable income of the individual. It is calculated as APC is equals to S over Y. अगर इनकम 500 है, सेविंग 200 है, एपीएस जो है 0.4 होगी। ठीक है। कहते ये वो इंप्लाई करता है कि अगर ₹1 आपकी इनकम है तो आप कितना बचाना चाहोगे, है ना। इसकी इंप्लीकेशन ये है ना। In the given illustration, since the income was 500 and saving was 200, we can conclude that his income is, कहते अब गिवन एग्जांपल में अगर इसकी इनकम 200 है, सॉरी इसकी इनकम 500 है और ये 200 बचा रहा है, कहते हैं अगर इसकी इनकम ₹1 होती तो ये उसमें से भी 4 पैसे बचाता। यानी इसका ये इंसान की, ये जो कंज्यूमर की ना प्रोपेंसिटी, काबिलियत जज करती है कि ये कैसा बंदा है। ठीक है। ये कितना कमाना और कितना बचाना चाहता है, प्रोपेंसिटी टू सेव आपको ये बताती है। चलिए आगे आगे जी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वही बात है। अब मेरा एग्जांपल क्या था, मेरे एग्जांपल में से मेरी इनकम 100 से कितनी हो गई थी, 300 हो गई थी, है ना, ₹200 से बढ़ गई थी। और जो मेरी कंजप्शन है, कंजप्शन मेरी 50 से 100 हो गई थी, है ना। हाँ, 50 से बढ़ गई थी। और मेरी सेविंग जो है, सेविंग कितने की हो गई थी, सेविंग हो गई थी जी मेरी 50 से 200, यानी ये ₹150 से बढ़ गई थी। जी सर बिल्कुल। चलिए एमपीसी क्या होता है जी, चेंज इन सी ओवर चेंज इन, सॉरी चेंज इन, हाँ एमपीएस क्या होता है जी, एमपीएस होता है जी चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई। ठीक है जी। यानी एस अपॉन वाई का डिफरेंस। चलिए अब एस कितने से चेंज हुआ, एस हो गया जी मेरा 150 से चेंज, वाई हो गया जी मेरा 200 से चेंज। आंसर आ गया जी मेरा 15/20 यानी कि 0.75। चेक कर लेंगे, पहले जैसे गलत नहीं करेंगे जी, बिल्कुल 0.75। ठीक है ना। सो ये क्या मेरे को बता रहा है, ये मेरे को ये बात बता रहा है कि अगर मेरी इनकम ₹1 से बढ़ जाए तो मैं कितना पैसा सेव करूंगा। मैं उसमें से 75 पैसे यानी 75% ऑफ इनकम सेव करूंगा। मेरा जो नेचर ऐसा है। ठीक है ना। सो एमपीएस चेंज इन एस ओवर चेंज इन वाई, यानी कि एस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय वाई का डिफरेंस। दैट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। इन अदर वर्ड इट शोज द इंक्रीज इन, यहां पे भी उल्टा लिखा हुआ है, आप लिखोगे यहां पे, इट शोज द इंक्रीज इन सेविंग ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम, यानी कि सेविंग का बढ़ना इनकम के बढ़ने के कारण वो हमारा एमपीएस दिखाता है हमें। ठीक है जी। चलिए इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे सभी फटाफट। ये वाली द इनकम इज, ठीक है, 1 मिनट रीड आउट कीजिए इसे। ठीक है जी। वही बात बता रहा है कि अगर हमारी इनकम 500 से 600 होगी और सेविंग 200 से 300 होगी, एमपीएस होगी 100/100। ठीक है जी। चलिए इट इम्प्लाइज इफ द इंक्रीज इन इनकम, वही चीजें बार बार रिपीट की हुई हैं, कुछ अलग से नहीं इसमें मिलने वाला। ठीक है जी। चलिए सो हमने क्या किया, हमने एपीसी कर लिया, एपीएस कर लिया, एमपीसी कर लिया, एमपीएस कर लिया। अब हमारे कैमरामैन जी को भूख लग रही है। ठीक है। इनको कुछ ना कुछ थोड़ा सा जैसे चाय पानी बोलते हैं वो खिलाएंगे, तो फिर बाकी कंटिन्यू करेंगे। और मेरे को भी भूख लग रही है। ठीक है जी। चलिए ठीक है। सो कंटिन्यू करेंगे, मोटिवेशन एंड में करेंगे, इकट्ठी मोटिवेशन करेंगे दोनों की। ठीक है ना। यही कपड़े पहन के आऊंगा मैं थोड़ी देर बाद, बट अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। चलिए आप भी ब्रेक लीजिए, आप भी चाय पानी पीजिए, काफी पढ़ लिए आज हम, अगला टॉपिक फिर से करेंगे। ठीक है। चलिए धन्यवाद।